हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष चौहान। मैं आज 11th क्लास के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जो कि है वर्गीकरण। वर्गीकरण कैसे किया गया, उसकी प्रस्तावना हम एक पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने वर्गीकरण का महत्व जाना। परंतु अब हम वर्गीकरण को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें वैज्ञानिकों का योगदान और जो वर्गीकरण अभी सब सामान्य तौर पर प्रयोग होता है उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे ये टॉपिक का नाम क्या है? जीवों का वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवों का वर्गीकरण। लेकिन बच्चों, हमें ये जानना जरूरी है कि वर्गीकरण की आवश्यकता। ठीक है, वर्गीकरण की आवश्यकता यानी नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की आवश्यकता में क्यों पड़ी। देखिए बच्चों, हम पहले ही पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में कि 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों को इस पृथ्वी पर खोजा जा चुका है। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या है, 18 लाख 17 लाख जीव हमारे पृथ्वी पर हैं। ठीक है, और अगर हमें उन्हें अच्छी तरीके से समझना है तो जैसे मान लीजिए बच्चों, आज का आप किसी भी कोचिंग सेंटर में, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, वहां पे मान लीजिए बच्चे हैं 5000 10,000। ठीक है, 10,000 बच्चे आपके इंस्टीट्यूशन में हैं और 10,000 बच्चे जब एक साथ बैठते हैं, एक साथ क्या हम उन्हें पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उनके लिए डिफरेंट क्लासेस की जरूरत पड़ती है। हमारी शिक्षा पद्धति में भी क्लासेस की जरूरत है। इंजीनियरिंग के छात्र अलग पढ़ते हैं, मेडिकल के छात्र अलग पढ़ते हैं, मानव की यानी आर्ट्स के छात्र अलग पढ़ते हैं और उधर कॉमर्स के छात्र अलग पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही कॉलेज में भी यहाँ पे भी लिखा है LKG to क्लास 12, मतलब क्लास 12 ये क्या है? क्लास यानी वर्ग। ठीक है बच्चों, वो लिखा हुआ है कला एवं विज्ञान वर्ग समझ रहे हैं? उसी वर्ग से बना हुआ है वर्गीकरण। ठीक है, हर एक चीज को वर्ग में विभाजित कर देना, जिससे पढ़ाई यानी हमारी अगर शिक्षा पद्धति है तो इसमें पढ़ाई आसानी से हो सके। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? जीवों का अध्ययन कर रहे हैं, तो जीवों का अध्ययन आसानी से हो सके, यह इसकी आवश्यकता है बच्चों। तो सबसे पहले द्वैजगत वर्गीकरण, इसका श्रेय दिया गया है कार्लस लीनियस को, जिन्होंने जंतु एवं पादप, ठीक है, जंतु एवं पादप दो जगत बनाए। उसके बाद हैकल आए, कोपलैंड आए। ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, मगर हमें पहले इनके बारे में सीखना है, फिर उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक के बारे में बात करनी है। जंतु जगत को इन्होंने एनीमिलिया और पादप जगत को प्लांटी, मतलब इन्होंने जो पहली बार क्लासिफिकेशन किया, इससे पहले देखिए साइंटिस्ट जो अरस्तु थे उन्होंने भी क्लासिफिकेशन कर लिया था, मगर उनका क्लासिफिकेशन जंतुओं पर था। उन्होंने
रेंगने वाले जंतुओं, जमीन पर रहने वाले मतलब जंतुओं, ठीक है, जमीन के नीचे निवास करने वाले जंतुओं, और जमीन पर मतलब जो पानी में रहते हैं वैसे जंतुओं, और जो हवा में होते हैं इन जंतुओं के बारे में बताया। परंतु जो कार्लस लिनस हैं इन्होंने जंतु और पादप जगत का वर्गीकरण किया। और जैसे कि मैं लक्षण बता दूं, जनन है, उनकी लाइफ प्रोसेस क्या है, मतलब उनका जीवन चक्रण कैसा है, वो कहाँ निवास करते हैं, उनके शारीरिक बनावट कैसी है, इन सब चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखकर इन्होंने 2 जगह वर्गीकरण बनाया। तो आप बच्चों ये याद रखेंगे। उसके बाद इसको मैं बिगाड़ देता हूं, उसके बाद बताता हूं। 5 जगत वर्गीकरण, ठीक है। R.H. विटेकर, ठीक है, वैज्ञानिक का नाम था R.H. इंग्लिश में इसको वाइटेकर भी बोल देते हैं, विटेकर। इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया। इन्होंने सभी जंतुओं को प्रोटिस्टा, मोनेरा, एनीमिलिया, पादप, फंजाई। आप यहाँ पे क्या देखेंगे, इनका जो क्लासिफिकेशन था, इनका जो वर्गीकरण था वह अत्यधिक आधुनिक है, क्योंकि इन्होंने शारीरिक बनावट के साथ साथ शारीरिक ढांचा कैसे बना हुआ है, जनन, ये सामान्य चीजें तो हैं, इनका मतलब इनकी कोशिकाएं, इनमें जो ऊतक हैं, ठीक है, सभी चीजों को ध्यान में रख के ये वर्गीकरण किया गया। प्रोटिस्टा जो है इसमें ज्यादातर अलैंगिक है, यूग्लिना जिसमें पादप और जंतु दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है, अलैंगिक है यूग्लिना, और इनको सभी को पूर्वज माना गया, ठीक है। ये ज्यादातर अलैंगिक जनन करते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। मान लीजिए पैरामीशियम है, अमीबा है, ये बहुत ही सरल ऑर्गेनिज्म यानी जंतु होते हैं, जीव होते हैं। मोनेरा के 2 भाग कर दीजिए, आर्ची और यू। आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ये साफ है कि इसमें जीवाणुओं के बारे में विस्तार से बताया गया है, क्योंकि जीवाणु किससे रिलेटेड है आपके, एनीमिलिया। एनीमिलिया यानी जंतु, ठीक है, जंतु में हम सारे जंतु ही हैं, मानव हो या जानवर हो,
इसमें उनके जनन, शारीरिक कोशिकाएं, तंत्र इत्यादि के बारे में ध्यान में रखकर एनिमेलिया बनाया गया है। पादप जो जगत है इसमें फोटोसिंथेसिस, सिंथेटिक मान, ठीक है, प्रकाश संश्लेषी जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, इसका विशेष ख्याल रखा गया है क्योंकि पादप एक तो हरे तो होते ही हैं बेटा, इसके साथ इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल, ठीक है, होना आवश्यक है। और उनकी बनावट, उनकी प्रवृत्ति, उनका वास, जैसे वो मरीन है यानी समुद्र की गहराइयों में रहते हैं या फिर समुद्र पर रहते हैं या फिर नदियों में रह रहे हैं, एक्वेटिक हैं या टेरेस्ट्रियल हैं, मतलब जमीन पे रहते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स के अलग अलग क्लासिफिकेशन है। फंजाई, ये भी प्लांट का एक रिलेटिवली देखो, बहुत सारे फंजाई हरे होते हैं और पादप समान दिखते हैं, ठीक है बच्चों, पादप समान दिखते हैं, हरे होते हैं फंजाई, मगर इनका जो नेचर है, और मैं बताना भूल गया, ये कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है। जो पादप हैं वो कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, जबकि ये हरे होते हैं, ना तो इनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, यहाँ पे होगा ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, ये परिपोषी होते हैं, परिपोषी होते हैं, और सड़ा गला जैसे ब्रेड का टुकड़ा आप रूम में रख देंगे तो उस पर ग्रीन ग्रीन कलर की आकृति आ जाती है। ये फंजाई का ही कमाल होता है कि फंजाई वहां पे जाके बैठ जाते हैं और ये बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं, फेवरेबल कंडीशन, मतलब अपनी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो ये ग्रो कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये 5 जगत सिद्धांत यहाँ पे समझाया था हमारे आर्य चवेटीकर साहब ने, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूं। इसके बाद आज की समस्या जो है कोविड-19, ठीक है, कोरोना वायरस। तो ये वायरस क्या होते हैं, इनको भी इस क्लासिफिकेशन में जगह मिली नहीं, तो वायरस तो है ही है दुनिया में और पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है, ठीक है। वायरस या इनको बोलते हैं विषाणु, ठीक है। विषाणु को किसी भी क्लासिफिकेशन में, मतलब किसी भी वर्ग में नहीं रखा गया है क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति होती है, ये जीवित होते हैं जब जीवित होंगे कब, जब ये होस्ट, मतलब जो मेहमान नवाजी करता है, जिसके घर पे तुम जाओगे, जैसे ये वायरस तुम्हारे शरीर में आ गए, ठीक है, जीवित होंगे शरीर में प्रवेश करने पर और मृत होंगे जब ये वातावरण में होते हैं, वातावरण में उपस्थित, ठीक है। इनकी वातावरण में जब उपस्थिति होगी तो ये मृत होंगे, आपके शरीर में चले गए तो जीवित हो जाएंगे, ये इनका नेचर है, ठीक है। सारे वायरस लगभग सभी प्रकार के विषाणु हानिकारक हैं, परंतु गंगा जल में उपस्थित विषाणु लाभदायक सिद्ध है, लाभदायक सिद्ध
हुआ है। बच्चों कैसे? देखिए, ज्यादातर जितने भी विषाणु हैं वो सब डेंजरस है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। ये जो गंगा जल है, गंगा जल में देखा होगा, सुना भी होगा आपने कि गंगा जल पवित्र होता है, ऐसा कहते हैं। ऐसा क्यों पवित्र होता है? देखिए, आप नॉर्मल वाटर जो आप पीते हैं इसको आप रख दीजिए, कुछ दिनों में 4-5 दिन में इसमें बदबू आने लगेगी, खराब हो जाएगा, क्योंकि इसमें फंजाई और बैक्टीरिया अपना अपना मतलब इसको सड़ाने लगेंगे। जबकि यहाँ पे गंगा जल में K2, आई थिंक Z2, ये जो वायरस है, इस टाइप के वायरस गंगा जल में होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, इन जीवाणुओं को खा लेते हैं जो कि जल को दूषित करते हैं। उनका भोजन ही है जो जल को दूषित करने वालों को खाना। तो इस प्रकार के विषाणु, ठीक है, ये गंगा जल में होते हैं। इसलिए गंगा जल का पानी का जो शुद्धता है बढ़ जाती है और वो मानव शरीर के लिए इतना नुकसानदायक नहीं है। प्राचीन काल से ये वायरस गंगा जल में मौजूद होते हैं, इसीलिए उसकी पवित्रता बनी रहती है, ठीक है। बच्चों, मुझे लगता है कि आपने इस क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण को समझा होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ऐसे ही लगन दिखाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।